अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? हाजिर है प्रोफेसर ताहा एक नए ज्ञान के साथ। लायोफिलाइजेशन कितना मुश्किल नाम है और मुझे समझ नहीं आ रही यार, तुम लोगों को लायोफिलाइजेशन समझ क्यों नहीं आ रही? आसान तरीन प्रोसेस है, हलवा है, देखना तो सही। इसका सदेबाप करते हैं। आज पुत्र तो मेरे हाथ चढ़ गया लायोफिलाइजेशन ऐसी दी तैसी। देखो ज़रा करते की न ऐसी। डेफिनेशन सबसे पहले तो लायोफिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? अच्छा, मैं आइंस्टाइन हूँ और मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। एंड कंसिडर दिस योर सेल्फ एज वेल। कभी भी अपनी इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं करना आपने। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ। सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें। और दूसरी बात, आपने घबराना नहीं है, ठीक है? सुकून सिर्फ कब्र में है। तो समझने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, गारंटी वाली बात है। सबसे पहले तो हम सारे आइंस्टाइन, ठीक है? और अब हमने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। अब हमें टॉपिक दिया गया लायोफिलाइजेशन का और हमने लायोफिलाइजेशन करानी है। अब हमने समझना है कि हमने लायोफिलाइजेशन करानी कैसे और है क्या लायोफिलाइजेशन। तो बच्चों, लायोफिलाइजेशन है क्या? लायोफिलाइजेशन एक स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है। स्टेबलाइजिंग से थोड़ा सा हिंट तो आ रहा होगा कि हमने जो हमारा मटेरियल है या मेडिसिन है उसको हमने स्टेबल करना है। करना कैसे है यार? बड़ी प्यारी टेक्निक निकाली हमने करने के लिए। सिंपल सा तरीका है कि उसके अंदर से सॉल्वेंट निकाल दो। सॉल्वेंट क्यों निकाल दें? अब सॉल्वेंट होगा नहीं, आपको पता सारे रिएक्शन किस में होते हैं? एक्वस मीडियम में, ये सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट होगा नहीं, प्रोडक्ट की या मेडिसिन के केमिकल रिएक्शन रुक जाएंगे, हो ही नहीं सकते। इसके अलावा उसके अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होनी है जर्म्स के थ्रू, वो भी रुक जाएगी। वजह कि उनको कोई साइड तो चाहिए होती है ना, कोई सॉल्वेंट चाहिए, कोई मीडियम चाहिए अपनी रिएक्शन या फिर अपना कारनामा शो करने के लिए। हमने दरम्यान से सॉल्वेंट की छुट्टी करा देनी है, फिर बैक्टीरिया की आप खुद ब खुद छुट्टी हो जानी है। तो ये प्रोसेस है सिंपल। स्टेबलाइज करना है सॉल्वेंट निकाल के। अच्छा, कैसे करते हैं? करते कैसे हैं पता तो लगे यार। फ्रीज़ ड्राइंग, दो पार्ट्स हैं। सबसे पहली बात, हमने कराना है फ्रीज़, ठीक है? फ्रीज़ कराने के बाद फिर हमने क्या कराना है? ड्राई। ड्राई कब होती है सब्सटेंस? ड्राई तब होता है जब हम उसके अंदर से सॉल्वेंट निकाल दें। यू आर गेटिंग द सेंस? अगर हम सॉल्वेंट निकाल दें तो क्या हो जाएगा सब्सटेंस आपका? मेडिसिन क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने मेडिसिन को फ्रीज़ करना है, फिर हमने मेडिसिन के अंदर से सॉल्वेंट निकाल के उसको ड्राई कर देना है। आसान सा प्रोसेस है। और ड्राई कैसे करना है? ड्राई करने के आपके दो स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्लिमेशन, एंड द सेकंड स्टेज आपकी जो होगी वो होगी, क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। फर्स्ट वाले को आप कह देते हो प्राइमरी ड्राइंग स्टेज और सेकंड स्टेज को आप कह देते हो सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज। इन दो स्टेजेस के थ्रू हम अपनी मेडिसिन को कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे, ठीक है? और उसको इतना कम कर देंगे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। आधा काम तो हमारा यहीं पे हो गया। सबसे पहली चीज़ थी समझना फ्रीज ड्राइंग होती क्या है। अच्छा, फ्रीज ड्राइंग करनी है, फ्रीज़ करना है, फिर ड्राई करना है। अब ये करना कैसे है? इसके पीछे एक प्रिंसिपल है सब्लिमेशन का। अच्छा, वही वाला ना। सबसे पहले जब हमने प्राइमरी ड्राइंग स्टेज थी उसमें हमने सब्लिमेशन कराई थी। ये देखो, ये सब्लिमेशन कराई थी प्राइमरी ड्राइंग स्टेज में। अच्छा, करानी कैसे? सब्लिमेशन टेक्निक के थ्रू। सबसे पहले ना पकड़ो, मेडिसिन पकड़ो, डाल दो उसको चैम्बर के अंदर, ठीक है? मेडिसिन चैम्बर के अंदर डाल दी, कंटेनर में रख के। अब क्या करना है? अब उस मेडिसिन को ना अच्छी तरह कूल कर दो। इतना कूल कर दो कि वो अपने बिल्कुल एक तरह जम जाए, ठीक है? कूल कर दिया। अब एक दफ़ा कूल कर दिया ना, अब हम उसको स्लोली हीट करेंगे। जब उसको हम स्लोली हीट करेंगे ना, जो मेडिसिन है वो तो ड्राई नहीं होगी, ठीक है? जो मेडिसिन है वो तो मेल्ट नहीं होगी, लेकिन वो स्लोली जो हीटिंग है ना, और हीटिंग भी बहुत माइन्यूट सी होगी, उस वजह से आपके जो वेपर्स हैं ना, वाटर वेपर्स, वो निकल जाएंगे। यानी कैसे निकलेंगे? अब देखो, मेडिसिन को जब हमने हीट किया, मेडिसिन को जब हमने कूल किया, तो ना सिर्फ मेडिसिन बल्कि सॉल्वेंट भी कूल हो गया, ठीक है? लेकिन जब हम हीट करेंगे ना,
मेडिसिन तो इंटैक्ट रहेगी अपनी फॉर्म में, लेकिन जो सॉल्वेंट है ना वो सब्लिमेट कर देगा। सॉल्वेंट भी सॉलिड है लेकिन वो सब्लिमेट करके वेपराइज हो जाएगा, और ये जो वेपराइज हुए हैं ना आपके सॉलिड सॉल्वेंट, वो जाके लग जाएगा आपके कंडेंसर पे, और वहाँ जाके फिर ये वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे। ये सिंपल प्रोसेस है। यानी सबसे पहले वेपर्स निकाले हमने कैसे, सब्लिमेशन से, किससे, मेडिसिन से, और उन वेपर्स को कलेक्ट करके सेपरेट कर दिया, और इस तरह हमारा क्या बन गया, एक ऐसी मेडिसिन बन गई या प्रोडक्ट बन गया जिसमें से सॉल्वेंट हमने रिमूव कर दिया। ये करना है हमने। और सब्लिमेशन होती क्या है, सिंपल ट्रांजिशन फ्रॉम द सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। लिक्विड फेज को हमने बाईपास करना है और डायरेक्टली हमने जो सॉलिड क्रिस्टल्स है ना उनको डायरेक्टली हमने ले जाना है वेपर फेज के अंदर, और बाद में जाके उनको कंडेंस करके कलेक्ट कर लेना। अच्छा, ये जो प्रोसेस है हम ट्रिपल पॉइंट से नीचे करते हैं ताकि सब्लिमेशन ऑफ आइस हो सके, वरना फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है अगर आइस पॉइंट यानी ट्रिपल पॉइंट से ऊपर चला जाए। अच्छा, जो ये सारा प्रोसेस है इसको हम लो टेम्परेचर पे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी मेडिसिन है वो मेल्ट नहीं होनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और हम इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि हम ट्रिपल पॉइंट के नीचे नीचे सब्लिमेशन करा सकें। हैंस ये जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस कम टेम्परेचर पे हो सकता है। इस वजह से जो थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स हैं ना, जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं, वो आसानी से इस प्रोसेस के थ्रू हम स्टेबलाइज कर सकते हैं या फिर उसके अंदर से सॉल्वेंट रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक्स थी। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो ट्रिपल पॉइंट देख लो। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे 3 फेजेस सॉलिड, लिक्विड, गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है। अब बिलो दिस पॉइंट ना, बिलो दिस ट्रिपल पॉइंट आसानी से जो आपका सॉलिड है ना वो लिक्विड फेज को बाईपास करके डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। जबकि अगर आप ट्रिपल पॉइंट से ऊपर चले जाओ तो आपका सॉलिड पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, फिर लिक्विड से वो सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट होगा आपकी गैसियस फेज के अंदर। सो हमने इस लिक्विड के अंदर जो कन्वर्जन है सॉलिड की उससे बचाना है, और हमने सॉलिड को डायरेक्टली सब्लिमेट करके गैस में ले जाना है, और ये काम हम करेंगे बीनीथ या बिलो द ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, आपके पास 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 0.00603 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चैम्बर का प्रेशर है जिसको हम बाद में देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हुआ थोड़ा सा और 0.01 और 0.0603 की वैल्यू पे पहुंचा, उससे नीचे नीचे, तो आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। अच्छा, प्रोसेस मैंने आपको थोड़ी बहुत सेंस कन्वे कर दिया। प्रोसेस होना कैसे ये भी समझ लो। ये इंतहाई आसान सी एक मैंने डायग्राम ढूंढी थी और पेपर में भी इसी को इस्तेमाल कर लेना। देखो, एक रेफ्रिजरेशन यूनिट है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक ड्राइंग चैम्बर है और एक आइस कंडेंसर है, और दोनों अटैच्ड हैं आपके वैक्यूम पंप के साथ। जो चैम्बर है उसके अंदर आपके पास ट्रेस हैं और एक हीट सोर्स अटैच्ड है उसके साथ। इसके अलावा फाइनल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उन ट्रेस के ऊपर। अब वो जो ट्रेस के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट पड़ा है ना, उसको हम हीट करेंगे या कूल करेंगे थ्रू ट्रेस, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू। और जब हम उसको हीट या कूल करेंगे, सब्सिक्वेंटली सबसे पहले तो आपने कूल करना है ना, उसके बाद जब हीट करेंगे तो उसके अंदर से वेपर्स निकल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो वेपर्स का निकलना। और जब वो वेपर्स निकल जाएंगे वो जाके कलेक्ट हो जाएंगे आपके कंडेंसर के ऊपर। कंडेंसर डीसब्लिमेशन या फिर डेपोजिशन करवा देगा बिकॉज ऑफ इट्स कूलिंग, और इस तरह वेपर निकल जाएंगे और आपके पास प्योर मेडिसिन आ जाएगी जिसके अंदर सॉल्वेंट एब्सेंट है। ये सिंपल प्रोसेस है और यही करवाने हमने आगे। ये वही मशीनरी है जिसमें एक दफ़ा इंटरनल कंडेंसर दिखाया हुआ है लेफ़्ट पे, और राइट पे आपका एक्सटर्नल कंडेंसर दिखाया हुआ है। वही एक चैम्बर है, चैम्बर के बाहर डोर है, ऑब्जर्वेशन विंडो से आप अंदर देख सकते हो। लेफ़्ट वाली डायग्राम में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और हर जगह से आपकी तारें लगी हुई हैं, तारें जाती हैं डायरेक्ट डाटा रजिस्ट्रेशन सेंटर में जो सारा कुछ मॉनिटर या रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की शीशियाँ पड़ी ना, वो पड़ी हैं आपकी प्लेट्स के ऊपर जो मैंने ऊपर दिखाई थी। अब वो प्रोडक्ट की शीशियों के साथ टेम्परेचर एक्सचेंज होगा प्लेट्स का, जिससे हमने सारा प्रोसेस कंडक्ट करना है। और एंड में ऑब्वियसली आपके पास वैक्यूम पंप अटैच्ड है। इसी तरह राइट पे जो आपकी डायग्राम है वो आपका शो करता है एक्सटर्नल कंडेंसर। कंडेंसर पीछे लगा हुआ है, ठीक है। कंडेंसर के अंदर एक रेफ्रिजरेंट है उसकी कूलिंग के लिए, और इसके अलावा एक हाइड्रोलिक पिस्टन अटैच्ड है आपके चैम्बर के अंदर जो कि डोर ओपनिंग वगैरह के काम आता है, और एक वैक्यूम पंप है आपके कंडेंसर के साथ अटैच्ड है, ठीक है, वो प्रेशर को लो करने के लिए। ये सिंपल आपकी
स्कीम आ गई। उसके बाद कंपोनेंट्स आ गए आपके फ्रीज़र ड्रायर डिज़ाइन। अब जो आपके पास ये पड़ा हुआ है ना, मशीनरी पड़ी हुई है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपका चैम्बर है। चैम्बर एक वैक्यूम टाइट बॉक्स है जिसको आप लाइफलाइजेशन चैम्बर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइफलाइजेशन होनी है। चैम्बर में शेल्व्स हैं जैसे मैंने आपको दिखा दिया, और फिट होता है एक स्टॉपरिंग सिस्टम के साथ वैक्यूम मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा ये बना होता है स्टेनलेस स्टील का, और अंदर वाली सरफेस हाईली पॉलिश्ड होती है कूलिंग को कंटेन करने के लिए, और बाहर इंसुलेशन होती है ताकि हीट अंदर एंटर ना हो सके। इसके अलावा डोर लॉकिंग अरेंजमेंट आइदर आपकी हाइड्रोलिक होती है जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाई, या फिर थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर होती है। शेल्व्स होती हैं, शेल्व्स आपको पता है चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है, एज अ हीट एक्सचेंजर एक्ट करती हैं, और सप्लाइंग एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। और ये कब होता है, ये आपके फ्रीज ड्राइंग साइकिल के ड्यूरिंग होता है। अब जो शेल्व्स है ना वो कनेक्टेड होती हैं आपके सिलिकॉन ऑयल सिस्टम के साथ। सिलिकॉन ऑयल सिस्टम हमारे केस के अंदर एक कंडक्टर है, एक्सीलेंट कंडक्टर है, जिसके थ्रू हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये प्रेजेंट होता है फ्लेक्सिबल होजेस में, जो कि अटैच होती हैं आपकी शेल्व्स के साथ या सीव्स के साथ। देन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, द प्रोडक्ट टू बी फ्रीज ड्राइड इज फ्रोजन वाइल्स्ट ऑन द शेल्व्स। अच्छा, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, ये सारा फ्रीज ड्राइड प्रोसेस आपका करवाएगा। ये फ्रीज ड्राई कब करेगा, जब शेल्फ पे प्रेजेंट होगा आपका प्रोडक्ट। और कौन करवाएगा, आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अच्छा, कंप्रेसर्स और लिक्विड नाइट्रोजन कूलिंग एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफन कंप्रेसर्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं दो ड्यूटीज़ के लिए। सबसे पहले तो शेल्फ्स की कूलिंग के लिए, इसके अलावा प्रोसेस कंडेंसर की कूलिंग के भी ये काम आ सकते हैं। अब प्रोसेस कंडेंसर में कलेक्शन होनी है ना क्रिस्टल्स की, तो सॉरी वेपर्स की, तो वहाँ पे तो आपको कूलिंग चाहिए। तो ये दो काम आ सकते हैं, एक तो ये आपके प्रोसेस कंडेंसर को कूल कर सकते हैं, इसके अलावा ये आपकी शेल्फ्स को कूल कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का काम है। अच्छा, फिर आ जाता है आपका शेल्फ फ्लूइड सिस्टम, वही वाला सिस्टम जिसमें सिलिकॉन ऑयल इस्तेमाल हो रहा था। द फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोसेस रिक्वायर्स द प्रोडक्ट इज़ फर्स्ट फ्रोजन एंड देन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ अप्लाइड थ्रू द ड्राइंग फेजेस ऑफ द साइकिल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट को सबसे पहले हमने फ्रीज़ करना है, उसके बाद हमने हीट अप्लाई करनी है ड्राइंग फेजेस के अंदर, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सबसे पहले उसको फ्रीज़ करना है, उसके बाद ड्राइंग फेजेस जो होंगी उसके अंदर हमने उसको वार्म करना है सॉल्वेंट के रिमूवर के लिए। तो वो इसके प्रोसेस को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, दिस एनर्जी एक्सचेंज इज ट्रेडिशनली डन बाय सर्कुलेटिंग अ सिलिकॉन ऑयल थ्रू द शेल्व्स एट अ डिजायर्ड टेम्परेचर। वही वाली बात कि सिलिकॉन ऑयल एक कंडक्टर है, इसको हम कंडक्ट करेंगे थ्रू द शेल्व्स, और शेल्फ सब्सिक्वेंटली इंटरेक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट के कंटेनर के साथ और हीट एक्सचेंज करेगा। इस तरह इनडायरेक्टली हीट एक्सचेंज हो जाता है थ्रू सिलिकॉन ऑयल सिस्टम। The temperature is set in an external heat exchange system consisting of cooling heat exchangers and an electrical heater. अच्छा, जो आपने टेम्परेचर सेट करना है ना, वो आपने करना है एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज सिस्टम जो आपके पास पड़ा हुआ है, उसके थ्रू आपने टेम्परेचर सेट कर देना है कितना हीट एक्सचेंज करना है आपने। और आपके पास कूलिंग हीट एक्सचेंजर्स प्रेजेंट है, उनको पता है कि कितना कूल करना है, कितना हीट करना है। तो आप इस प्रोसेस को एक्सटर्नली मॉनिटर कर लेते हो, इसके अलावा रेगुलेट कर लेते हो। और आपके पास इन द एंड आ जाता है प्रोसेस कंडेंसर। द प्रोसेस कंडेंसर रेफर्ड टू एज जस्ट द कंडेंसर और द कोल्ड ट्रैप। वही वाला फंक्शन है इसका जो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैप करता है सॉल्वेंट के वेपर्स को, ठीक है, यूजुअली जो वाटर होता है। और ये कब करता है, जब ड्राइंग प्रोसेस चल रहा होता है। ज़ाहिर है ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं, और ये उसको जाके क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा बाय कंडेंसिंग इट एंड डीसब्लिमेटिंग इट, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस कंडेंसर के साथ भी कॉइल्स अटैच्ड हैं जो उसको रेफ्रिजरेट करते हैं टेम्परेचर कम करने के लिए, ताकि आके उसके ऊपर क्रिस्टल्स कंडेंस हो सकें, क्रिस्टल्स के फॉर्म में वेपर्स कंडेंस हो सकें। These refrigerated coils or plates may be in vessels separate to the chamber or they could be located within the same chamber as the shelves. अच्छा, ये जो रेफ्रिजरेटेड कॉइल्स है ना, ये प्लेट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं वेसल में, या फिर ये सेम चैम्बर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ शेल्व्स भी लग सकते हैं। यानी अब आपके पास शेल्व्स होती हैं ना, तो शेल्व्स के साथ भी अटैच्ड हो सकते हैं इंटरनल कंडेंसर में, जैसे हमने देखा था। ऊपर आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, अब यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं लेफ़्ट वाली डायग्राम के ऊपर, और डायरेक्ट आइस कंडेंसर इंटरनली एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास रेफ्रिजरेंट लगा हुआ है, उसके कॉइल सेपरेट एक्सटर्नल कंडेंसर के अंदर है। तो उसने दोनों तरह की कंडीशंस आपको दे दी। अच्छा, ये आपका प्रोसेस कंडेंसर आ गया, और ये इसी के ऊपर उसका बेस्ड है। हेंस देयर इज डेजिग्नेशन दैट एक्सटर्नल कंडेंसर एंड इंटरनल कंडेंसर। वो जो पहले वाला दिखाया था वो इंटरनल कंडेंसर था, और जो बाहर लगा हुआ है बिसाइड लगा हुआ है उसको आप एक्सटर्नल कंडेंसर कहते हो। फॉर एन इंटरनल कंडेंसर द रेफ्रिजरेटेड कॉइल्स और प्लेट्स आर प्लेस्ड बीनीथ द शेल्व्स। वही वाली बात, जो रेफ्रिजरेटेड कॉइल्स और प्लेट्स हैं ना, वो शेल्व्स के साथ या उसके बीनीथ पड़ी हुई हैं, जहाँ पे जाके कूलिंग होनी है और कंडेंसिंग होनी है वेपर्स की। द पोजीशन ऑफ द कंडेंसर डज नॉट अफेक्ट ट्रैपिंग परफॉर्मेंस। जो कंडेंसर की पोजीशन है ना, वो जो ट्रैपिंग परफॉर्मेंस है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी आप जिस तरह का मर्जी कंडेंसर इस्तेमाल कर लो, ट्रैप उसने करना ही करना है, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जनरली हमें आइडिया हो गया स्टेप्स का भी साथ ही ना, जब हम ये सारा प्रोसेस पढ़ रहे थे। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट है, उसके बाद फ्रीजिंग स्टेज है, फिर प्राइमरी ड्राइंग स्टेज है, फिर सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज है, और फिर पैकिंग है। प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट कर देते हो प्रोडक्ट को, जो आपका प्रोडक्ट है ना उसको आपने कॉन्सेंट्रेट कर देना है, ताकि मैक्सिमम सॉल्वेंट आप ऑलरेडी रिमूव कर लो। ठीक है, अब आपने उसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया, उसके बाद आप उसने फॉर्मुलेशन रिविजन भी करनी है। मतलब ये कि अब हमने जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको हमने डिग्रेडेशन से बचाना है। उसके लिए हम सर्टेन सब्सटेंसेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को चैम्बर के अंदर बर्दाश्त कर सके। तो सर्टेन सब्सटेंसेस हम मिक्स करके उसकी फॉर्मुलेशन करा सकते हैं। वही वो कह रहे हैं, एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी और इम्प्रूव प्रोसेसिंग। अच्छा, जो कंपोनेंट हमने ऐड किया वो क्या करता है, एक तो स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर देता है, इसके अलावा प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है ना आपका उसको भी इन्हांस कर देता है। अच्छा, डिक्रीजिंग अ हाई वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और इंक्रीजिंग द सर्विस एरिया। दो काम आपने और करने हैं कि वेपर प्रेशर को भी कम से कम कर देना है। इससे पता है क्या होगा, अब बाहर जो चैम्बर है ना उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है, और सब्लिमेशन प्रोसेस कब होना है, जब आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल चैम्बर के वेपर प्रेशर के साथ मैच कर जाए। जस्ट लाइक बॉइलिंग होती थी ना, वो कब होती थी, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मैच कर जाता था। उसी तरह सब्लिमेशन तब होगी जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के साथ मैच कर जाएगा। जब मैच करेंगे तभी सब्लिमेशन होगी। तो जाहिर है अब बाहर तो चैम्बर में प्रेशर बहुत कम है, तो हम सॉल्वेंट का भी जितना कम हो सके करेंगे, ताकि फ़ौरन सब्लिमेशन हो सके। अलावा जी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। ज़ाहिर है सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी रैपिड आपकी वेपराइजेशन हो सकती है। ओके, वेपराइजेशन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा आपको। सिंपल, ये आपका प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस हो गया। फिर आ जाती है फ्रीजिंग। द प्रोडक्ट मस्ट बी फ्रोजन टू अ लो इनफ टेम्परेचर टू कम्प्लीटली सॉलिडिफाई। वही जो मैंने आपको बात बताई थी, सबसे पहला प्रोसेस प्री ट्रीटमेंट के बाद फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग में क्या करते हैं, उसको इतना कूल कर देते हैं, इतनी उसमें से एनर्जी रिमूव कर देते हैं कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो जाए सॉल्वेंट समेत। फिर क्या करते हैं, द मेथड ऑफ प्री फ्रीजिंग एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, द मेथड ऑफ प्री फ्रीजिंग and the final temperature of the final product can affect the ability to successfully freeze dry the material। अच्छा, कह रहे हैं सबसे पहले तो प्री फ्रीजिंग, डालने से पहले उसको फ्रीज़ कर लो चैम्बर में, एक ये इफ़ेक्ट कर सकता है आपके रिज़ल्ट्स को। सेकेंडली, जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, उसका जो टेम्परेचर आएगा उस पर बड़ा डिपेंडेंट है कि कितना सक्सेसफुली आपने ये प्रोसेस करवाया है फ्रीज ड्राइंग का। ओके, और rapid cooling crystals in small ice crystals useful in preserving structures to be examined microscopically but results in a product that is more difficult to freeze dry। सिंपली क्या कह रहे हैं कि अगर हम तो रैपिड कूलिंग करवा दें ना, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम हो, और हम उसकी रैपिड कूलिंग करवा दें, तो एज अ रिज़ल्ट जब हमारे पास बाद में क्रिस्टल्स आते हैं ना, जब कंडेंस करते हैं हम, तो हमारे पास छोटे क्रिस्टल्स आते हैं, स्मॉल आइस क्रिस्टल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इनको हम
क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिकली तो ऑब्जर्व कर लेते हैं इजीली, और ये प्रिजर्वेशन के भी काम आते हैं, लेकिन फ्रीज ड्राइंग में मसला हो जाता है। देखो, रैपिड कूलिंग जब हम कराएंगे ना, फ़ौरन फ्रीज़ कर देंगे, तो उससे क्या होगा, फिर फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस जो है ना वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है, जब हमें यूज़ हो कि हमने उसकी एग्जामिनेशन करनी हो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, या फिर उसकी प्रिजर्वेशन करनी हो, तब हम रैपिड कूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आवर नीड्स। ये फ्रीजिंग हो गई। अच्छा, मोस्ट सैम्पल्स दैट आर टू बी फ्रोजन ड्राइड आर यूटेक्टिक्स। अच्छा, ज़्यादातर जो मेडिसिन जो हम फ्रीज ड्राई करते हैं ना, या फ्रीज़ करते हैं, वो यूटेक्टिक्स होती हैं। यूटेक्टिक्स किसे कहते हैं? यूटेक्टिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कि 2-3 आपके सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? यूटेक्टिक्स, which are mixtures of substances that freeze at lower temperature than the surrounding water। अच्छा, जो हमारे पास यूटेक्टिक्स पड़े हुए हैं ना, ये फ्रीज़ हो जाते हैं पानी से पहले। जो इनके बाहर पानी या सॉल्वेंट है ना, उससे पहले फ्रीज़ हो जाते हैं। अब ये बड़ा मसला कर सकता है कि मतलब, अब क्या होता है कि ये पहले फ्रीज़ हो जाए और सॉल्वेंट जो है आपका लिक्विड फॉर्म में बाहर घूमता फिरता रहे। ऐसा नहीं करना, हमने कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन करानी है। इसका फिर हमने क्या हल निकाला है कि हम फ्रीज़ ड्राइंग से पहले ना अपने प्रोडक्ट को प्री फ्रीज़ कर लेते हैं, ताकि वो पहले से ही फ्रोज़न होगा ना टू सम एक्सटेंट, तो पानी और आपका जो मिक्सचर है ना, वो एट द सेम टाइम क्या हो जाएंगे? फ्रीज़ हो जाएंगे आपके फ्रीजिंग चैम्बर के अंदर, ठीक है? और जो आप फ्रीज़ करते हो ना प्रोडक्ट को, वो बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर करते हो। यूटेक्टिक टेम्परेचर जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट। अब 2 सब्सटेंसेस हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट 99 और 96 हैं। तो जब आपस में उनका मिक्सचर बना दिया, अब उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कुछ इंटरमीडिएट सा ही निकलेगा ना, 96.5, 97, जस्ट लाइक दैट। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। 2-3 मिक्सचर्स आए, आपस में कंबाइन किए, और उनका जो यूटेक्टिक पॉइंट है ना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है, वो फ्लक्चुएट कर गया, ठीक है? वो डिफरेंट होगा, और एट द यूटेक्टिक टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पे हम क्या कर लेते हैं? उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। यूटेक्टिक टेम्परेचर भी एक तरह का आपका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उससे कम पे आप उसको क्या कर लेते हो? अच्छी तरह फ्रीज़ कर लेते हो। अच्छा, द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट इज़ अ सस्पेंशन। एक और तरह का आपके पास प्रोडक्ट होता है, सस्पेंशंस। अच्छा, सस्पेंशंस के अंदर सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं ना, वो सस्पेंडेड होते हैं आपके डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। जब हम इसको कूल करते हैं ना अच्छी तरह, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी, क्लोज पैकिंग शुरू हो जाती है सोल्यूट पार्टिकल्स की, और सोल्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं। जस्ट लाइक जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जिसमें सिलिकॉन के वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसी तरह ना इसका भी एक तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो एक ग्लास की तरह का होगा, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं ग्लास फॉर्मेशन, ठीक है? जस्ट लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक ग्लास बनाता है ना, उसी तरह ये भी क्लोज पैकिंग की वजह से एक ग्लास फॉर्मेशन करा देते हैं सस्पेंशन की फॉर्म में। तो ये भी काम फ्रीज ड्राइंग में हो सकता है। अच्छा, अब हम जो प्राइमरी ड्राइंग करवा रहे थे ना, बेसिकली सबसे पहले तो हमने फ्रीजिंग करवा ली, फ्रीज़ हो गया सॉल्वेंट भी, और जो आपकी मेडिसिन थी या सोल्यूशन था, प्रोडक्ट था, वो भी। So, after freezing the product, conditions must be established in which ice can be removed from the frozen product via sublimation, resulting in a dry, structurally intact product. अब करवाना क्या है आपने? जो आपके पास प्रोडक्ट आया है ना, अब आपने उसकी करवानी है हीटिंग। उससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट रह जाएगा ना बाद में सॉल्वेंट की रिमूवल के बाद, वो आपका ड्राई प्रोडक्ट होगा। सो इस प्रोसेस को हम ड्राइंग भी कह सकते हैं, हीटिंग भी कह सकते हैं। सो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या? अब इट रिक्वायर्स 2 पैरामीटर्स। सबसे पहले टेम्परेचर रेंज होती है इसकी -10 to 30 डिग्री सेल्सियस, इसकी हीटिंग रेंज जो है। इसके अलावा जो प्रेशर इन्वॉल्व होता है वो तकरीबन होता है 50 मिलीमीटर मरकरी। अच्छा, जो रेट ऑफ आइस की अब सब्लिमेशन है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है आपके वेपर प्रेशर डिफरेंस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर कम है, तो वो इजीली मैच कर जाएगा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के साथ, और फ़ौरन सब्लिमेशन हो जाएगी। बिकॉज सब्लिमेशन तब होती है जब आपका एक्सटर्नल वेपर प्रेशर मैच कर जाए आपके सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर के साथ। सो जितना कम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उतनी रैपिड आपकी सब्लिमेशन।
एंड हेंस एक टेम्परेचर पे आप उसको सब्लिमेट कर रहे हो। इसके अलावा आपने क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर 50 मिलीमीटर मर्कुरी। अब होना क्या है, हीट एंटर्स द प्रोडक्ट बाय वन ऑफ द सेवरल मैकेनिज्म्स। अब हीट एंटर होनी है किसके अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर, ताकि उसके अंदर से सॉल्वेंट रिमूव किया जा सके। कैसे हो सकती है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंटेनर बेस एंड द शेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपका मेथड है ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंटेनर बेस एंड द शेल्फ। सो हियर द शेप ऑफ द कंटेनर इज important, simple as that. How the heat conduction occurs, by the container base and the shelf. Basically you supply heat to the shelves that are present in the इन द चैम्बर। बेसिकली जो चैम्बर के अंदर शेल्फ्स है ना, उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। आप क्या करते हो, उनको डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करते हो शेल्फ्स को, और वो शेल्फ्स कंडक्शन के थ्रू फिर वो हीट ट्रांसफ़र कर देती हैं प्रोडक्ट की शीशी या फिर वाइल के अंदर। उससे क्या होता है, जब ये हीट ट्रांसफ़र होता है तो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सॉल्वेंट और सोल्यूशन है वो भी हीट हो जाता है। उस हिसाब से फिर आपका सॉल्वेंट बाहर निकल आता है वेपर फॉर्म में। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, बाय कंडक्शन अक्रॉस द कंटेनर बेस एंड देन थ्रू द फ्रोजन मास टू द ड्राइंग फ्रंट। एक तो हो गया, आपने सिंपली उसके बेस तक, कंटेनर बेस तक कंडक्शन करवा दी, और उसके ऊपर फिर हीट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करेगी और वेपर्स बन जाएंगे। एक और तरीका इसका क्या है, कंप्लीट कंडक्शन करवा दो उसकी, कि मतलब ये कि जो आपका ऊपर कंटेनर पड़ा है उसको कम्प्लीटली उसके अंदर हीट कंडक्ट करवाओ ऊपर तक, इवन वहाँ तक जहाँ तक आपका ड्राइंग फ्रंट है, मतलब जहाँ पे जाके आपके वेपर्स प्रोड्यूस होने हैं, ठीक है ना, वहाँ जाके आपके जो प्रोडक्ट है उसने ड्राई होना है। तो उसको हम सब्लिमेशन इंटरफेस भी कहते हैं, बिकॉज वहाँ से आपका सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके वेपर्स में। यानी एक तरह कंप्लीट इमर्सिव कंडक्शन करा देते हैं हीट की हम पूरे प्रोडक्ट के कंटेनर के अंदर, जिससे आपका क्या निकल आता है बाहर, आपके वेपर्स निकल आते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है गैशियस कन्वेक्शन। गैशियस कन्वेक्शन कैसे होती है, अब ज़ाहिर है आपका चैम्बर है, उसको आपने एयर टाइट रखा हुआ है, वैक्यूम लगाया हुआ है, लेकिन स्टिल उसके अंदर कुछ आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अब वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो कन्वेक्शन करंट बना लेते हैं बिकॉज ऑफ द हीट प्रोवाइडेड टू देम। और हीट कहाँ से आती है, प्लेट्स के थ्रू। अब प्लेट्स के थ्रू वो हीट पकड़ते हैं और वो कन्वेक्शन करंट बना लेते हैं अराउंड योर मटेरियल और प्रोडक्ट। उससे क्या होता है कि अब वो कन्वेक्शन करंट के थ्रू हीट ट्रैवल करती है और वो चले जाती है आपके कहाँ पे, प्रोडक्ट के अंदर। उससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी हीटिंग हो गई और उसके अंदर से वेपर्स निकल जाते हैं। सो कन्वेक्शन इज़ सर्टेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस मैकेनिज़म्स। अलावा जी एक और आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, वो रेडिएशन की है, आप उसको रेडिएट करवा सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी ड्राइंग। अब प्राइमरी ड्राइंग में मोस्टली आपका पानी निकल चुका है, 90% पानी प्राइमरी ड्राइंग के अंदर निकल चुका है। अब हम आ जाते हैं आपकी सेकेंडरी ड्राइंग पे। अब बाकी जो आपका 7 to 8% पानी निकल गया ना, अब हमने वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इसको आप जो 7 to 8% बचा उसको आप रेजिडुअल मॉइस्चर भी कह सकते हो। रेजिड्यू है ना आपके पास एक तरह मॉइस्चर का। अब उसको कैसे निकालेंगे, ज़ाहिर है अब आपने एक तरह क्रिस्टल्स को तो रिमूव कर दिया पानी के वेपर्स के फॉर्म में, जो जाके कंडेंसर पे जाके दोबारा क्रिस्टल्स बना लेंगे और वो अलग हो गए, अब उनका हमसे वास्ता नहीं है। लेकिन बाकी का जो 7 to 8% जो मॉइस्चर है ना, वो ज़रा ढीठ है। वो ढीठ क्यों है, वो ढीठ इस वजह से है कि वो आपके प्रोडक्ट के अंदर एड्जॉर्ब्ड है। अब वो सेपरेट क्रिस्टल्स पड़े हुए थे सॉल्वेंट के, ठीक है, वो रिमूव हो गए, लेकिन अब ये जो बाकी का जो मॉइस्चर है ना, ये इसके अंदर आपके जो बेसिक प्रोडक्ट है ना उसके अंदर एड्जॉर्ब्ड है। तो अब हमने कराना क्या है, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल डिसॉर्प्शन। ठीक है, डिसॉर्प्शन करानी है हमने बाउंड वाटर की, जो कि प्रोडक्ट के अंदर एड्जॉर्ब्ड है। वो हम कैसे करवाएंगे, सेकेंडरी ड्राइंग इज़ नॉर्मली continued at a product temperature higher than the ambient but compatible with the sensitivity of the product। यानी टेम्परेचर हमने यहाँ तक इंक्रीज़ करना है कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, लेकिन हम उसमें अंदर से मैक्सिमम मॉइस्चर निकाल दें। वो कैसे करेंगे हम, in contrast to processing conditions of primary drying,
विच यूज़ लो शेल्फ टेम्परेचर एंड मॉडरेट वैक्यूम। ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्रोसेस था उसमें हमने लो टेम्परेचर इस्तेमाल किया था और मॉडरेट वैक्यूम इस्तेमाल किया था। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम शेल्फ टेम्परेचर को 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जाते हैं इन केस इफ़ इट इज़ पॉसिबल, और उसके अंदर से हम जो एब्जॉर्ब लिक्विड है ना या फिर मॉइस्चर है उसको हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक और काम, हम उसके चैम्बर के प्रेशर को मज़ीद रिड्यूस कर देते हैं ताकि उसके अंदर से आसानी से जो एब्जॉर्ब लिक्विड है वो निकल सके। ठीक है, अच्छा ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जैसे वो नहीं होता था, हम बॉइलिंग पॉइंट की रिडक्शन करवाते थे, एलिवेशन या रिडक्शन वगैरह कराते थे, उसमें हम क्या करते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते थे, कम कर देते थे। और इसके अलावा हम क्या करते थे, उससे क्या होता था कि कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो जाती थी। बिल्कुल उसी तरह कि हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मज़ीद कम कर दिया और एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस आपका पानी उसके अंदर से निकल जाता है। सो फर्दरमोर क्या होता है, केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन रेजिंग शेल्फ टेम्परेचर टू हाईली सिंस प्रोटीन पोलीमराइजेशन और बायोडेग्रेडेशन रिजल्ट फ्रॉम high processing temperature during secondary drying. So what is it saying basically is कि अब बाज़ात कुछ प्रोडक्ट्स में आपके पास प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, पॉलीमर्स वगैरह होते हैं और नेचुरल मटेरियल्स हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं इवन। तो अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर दो तो वो डीनेचर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो डीनेचर हो जाएं तो आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये जो सेकेंडरी ड्राइंग का प्रोसेस है ना, ये तकरीबन 10 से 20 घंटे लेता है, जबकि जो प्राइमरी ड्राइंग का प्रोसेस था वो 2 घंटे के अंदर मोस्टली हो जाता है। तो 10 से 20 घंटे लेने वाला ये प्रोसेस इंतहाई ढीठ किस्म का प्रोसेस होता है, जिसमें से जो बाकी रेजिडुअल मॉइस्चर है उसको निकालना इंतहाई मुश्किल होता है, जबकि प्राइमरी ड्राइंग के अंदर आपका 90% मॉइस्चर निकल जाता है। फिर आ जाती है आपकी पैकिंग के अंदर आप क्या करते हो कि आफ्टर ड्राइंग द वैक्यूम is replaced by filter dryer और नाइट्रोजन to establish atmospheric pressure। अच्छा, अब आपने प्रेशर को नॉर्मलाइज कर दिया, वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया फिल्टर्ड एयर के साथ, ज़ाहिर अब गंदा भी नहीं होने देना हमने आपका जो प्रोडक्ट है। सो एम्पोल्स ढक्कन जो होते हैं ना आर सील्ड बाय आदर टिप सीलिंग और पुल सीलिंग मेथड। होता क्या है कि ऊपर ना मशीनरी लगी होती है, इसी के अंदर मशीन के अंदर ही वो मशीनरी क्या करती है, अब ये जो शीशियाँ बनी हुई है ना, वाइल्स बनी हुई हैं, इसके ऊपर जो एम्पोल्स या ढक्कन होते हैं ना उसको सील कर देती हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो ड्राइड हमारे पास एक तरह की शीशी आ गई ना, जिसके अंदर सॉल्वेंट हमने ड्राई कर लिया और वेपर्स रिमूव कर दिए इसके अंदर से। अब क्या होता है कि ये जो ड्राइड है ना इसको हम सील कर देते हैं, और सील किससे करते हैं, रबर क्लोजर से या फिर एलुमिनियम कैंस के साथ। सिंपल।